नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पूनम का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विदाई हुई और मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने देखा कि गाड़ी में मेरी जलंधर वाले मौसी और छत्तीसगढ़ वाले मौसा जी भी बैठ रहे हैं। मुझे बाद में पता चला कि मेरे ससुर जी ने मम्मी जी और बाकी सब से बात की थी कि 2 दिन बाद दिवाली है, इस कारण इतनी जल्दी पग फेरे के लिए नहीं आ सकते। इसी कारण हम नागनी माता माथा टेकने जा रहे थे। हम मंदिर में माथा टेकने के बाद वापस घर आ गए। उसके बाद असली विदाई हुई। मेरा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। मम्मी जी को देख करके ज्यादा रोना आ रहा था। आज उनकी छम छम छल्लो बेगाने घर जा रही थी। फिर सबने रोते रोते मुझे विदा किया। हमारे साथ विकास और मेरे सबसे बड़े ताया जी का बेटा भी जा रहे थे। रिवाज है कि विदाई के समय लड़की के साथ भाई भी जाते हैं। मेरा चचेरा भाई और विकास दूसरी गाड़ी में थे। मैं कितनी देर तक रोती रही, मगर मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे कोई भी चुप नहीं करवा रहा था। हमारी गाड़ी में आदमी ही थे, 3 आदमी और एक मैं। बहुत अजीब लग रहा था मुझे। एक तो मेरी रो रो करके हालत वैसे ही खराब थी, ऊपर से सफ़र बहुत लंबा था। मुझे पहाड़ी सफ़र में बहुत उल्टी आती है। रास्ते में 1-2 बार मैंने गाड़ी रुकवा करके उल्टी भी की, मगर विडंबना देखो, मुझे किसी ने भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मैं ये सोच करके उदास हो रही थी कि हम तो अनजान से उसकी तबीयत के बारे में पूछ लेते हैं, फिर ये तो मेरे पति हैं। दूसरी बात एक और थी, वो गाड़ी में गाने बड़े अजीब से लगा रहे थे, जिससे मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उन दिनों संजय दत्त की फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी, तो वो उसके गाने बार बार बजा रहे थे, वो भी एक ही गाना। क्योंकि मैं 3 आदमियों के साथ बैठी थी, तब तो स्थिति बहुत अलग थी मेरे लिए। हम आगे पहुंचे तो गाड़ी रोक दी गई। मुझे मेरे ससुर ने पानी और चाय के लिए पूछा। मैंने मना कर दिया, पर पानी पी लिया। गाड़ी चल पड़ी फिर से। अब अंधेरा हो गया था। काफी देर बाद कार रुकी और थोड़ी देर बाद मुझे भी उतरने को बोला गया। विकास मेरे पास आया और पूछने लगा कि दीदी आप ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया कि ठीक हूँ। तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले कि बेटा, अब तुम्हें पालकी में बिठाया जाएगा, तो डरना मत, हम साथ साथ ही होंगे। सच कहूँ, ये सुन करके मैं डर गई थी, क्योंकि ये पहली बार होगा कि मैं पालकी में बैठूंगी। मैंने हिम्मत रखी, फिर मुझे पालकी में बिठा दिया गया। मेरे ससुर जी ने समझाया कि पालकी को दोनों तरफ से अच्छे से पकड़ लेना, छोड़ना मत। मैंने हाँ जी कहा और पालकी को पकड़ लिया। जैसे ही पालकी उठी, मैं एक तरफ हो गई और डर गई। मेरे ससुर जी बाहर से ही बार बार हौसला देते रहे कि हाथ मत छोड़ना, हम साथ ही हैं। तकरीबन 30 मिनट बाद पालकी रुकी और औरतों की आवाज़ आने लगी। मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि पालकी के ऊपर पर्दा था। रिवाज है कि पालकी उतारने से पहले पालकी उठाने वाले पालकी को जोर जोर से हिलाते हैं ताकि नेग मिले, मगर मेरे ससुर जी ने मना कर दिया ऐसा करने को और उन्हें पैसे दे दिए। फिर कुछ औरतें मेरे पास आई और बोली कि अब सिर बाहर निकालो, मगर उससे पहले उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच करके लंबा घूंघट निकाल दिया। मैंने सिर बाहर निकाला और पालकी से बाहर निकले। उसके बाद मेरी सास ने आरती की हम दोनों की, और हम दोनों को अंदर ले जाया गया। वहाँ पंडित जी ने हमसे पूजा करवाई और फिर मुझे दूसरे कमरे में ले कर के गए। वहाँ नीचे बिस्तर पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद विकास और मेरा ताया का बेटा मेरे पास आए और मुझसे बात करने लगे। फिर 2 औरतें अब हम सब के लिए खाना ले करके आई। विकास और भाई ताया जी का बेटा ने डिनर किया। मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का। थोड़ी देर विकास और भाई मेरे पास बैठे रहे, फिर उन्हें सोने के लिए बुला लिया गया
और वो चले गए। मैं भी थकी हुई थी तो दीवार से सिर लगा करके बैठ गई। मुझे बैठे बैठे ही नींद आ गई। मैं पता नहीं कितनी देर ऐसे ही सोई रही। तभी एक आंटी जी आई और उन्होंने मुझे सीधे होने को कहा। मैं सीधे सो गई। उसके बाद मेरी आंख सुबह ही खुली। जब मुझे कोई उठा रहा था मैं फटाफट उठ गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजे थे। मुझे बुरा नहीं लगा इतनी जल्दी उठ करके, क्योंकि हॉस्टल में भी मैं 5:45 पर उठ जाती थी और सबसे पहले नहाती थी। वो आंटी मुझे फ्रेश होने को बोल रही थी। मैं उनके साथ बाथरूम की तरफ चली गई। मैं फ्रेश होकर के ब्रश करने लगी, तभी मेरी सास और वही आंटी जी आई। मैंने अपनी सास के पाँव को हाथ लगाया। वो बोली, ये विवेक के मौसी जी हैं। मैंने उनके भी पैरों को हाथ लगा दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। मेरी सास के हाथ में एक कैरी बैग था। उन्होंने वो बैग मुझे पकड़ा दिया और बोला कि तुम्हें अब ये कपड़े पहन के तैयार होना है। मैंने हाँ जी कहा और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा वो एक लाल रंग का सूट था। मैंने ऐसे डिजाइन वाले कपड़े नहीं पहने थे, पर फिर भी कुछ सोच करके पहन लिया। वो एक रेडीमेड सूट था। मैं नहा करके जैसे ही बाहर निकली तो मौसी जी मुझे अपने साथ ले गए। मुझे कहा, पहले तुम कंघी वगैरह कर लो। मैंने कंघी की तो उन्होंने मुझे गहने दिए और बोला, ये पहन लो। ये गहने उनकी तरफ के थे। मैंने पहन लिए। मेरा नाक नथ पहन करके बहुत दर्द कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं नथ उतार करके कोका यानी नोज पिन पहन सकती हूँ। तब वो बोली कि रुको, मैं पूछ करके आती हूँ। फिर वो बाहर चली गई। फिर उनके साथ मेरी सास भी आई और बोली कि निकाल दो। मैंने नथ निकाल करके कोका पहन लिया। मुझे बहुत चैन महसूस हुआ। मैंने आईने में देखा कि मेरा नाक लाल हो गया है। मैं तैयार हो गई थी। मौसी ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भेजती हूँ। मैंने धीरे से पूछा कि मौसी जी, विकास भाई ने नाश्ता कर लिया? उन्होंने कहा, वो अभी नहा रहे हैं, थोड़ी देर में कर लेंगे। मैं फिर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद मेरी ननद और उसके साथ एक और लड़की मेरे नाश्ता ले करके आई। मेरी ननद बोली कि भाभी, ये मेरी मौसी की बेटी है। मैंने उन्हें नमस्ते किया। वो मेरे पास ही बैठ गई और बात करने लगी। मैंने देखा नाश्ते में प्याज और हरी मिर्च वाले पराठे और दही थे। मैंने उनसे पूछा कि आप भी नाश्ता कर लो, तो वो बोली कि उन्होंने कर लिया है, आप करो। मैं नाश्ता करने लगी। मैंने एक ही ग्रास लिया था पराठे का कि इतनी तेज मिर्च लगी कि मेरा मुंह ही जल गया। मैंने कहा, दीदी इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्च है, मैं नहीं खा सकती। वो बोली कि कोई बात नहीं, हम और बनवा करके ले आते हैं जिसमें सिर्फ प्याज ही हो। फिर वो दोनों चली गई। अभी उन्हें गए थोड़ी देर ही हुई थी कि विवेक कमरे में आया। उसे देख करके मैं हैरान हो गई थी कि वो कमरे में क्या उसे देख करके मैं हैरान हो गई थी कि वो कमरे में क्यों आया है। वो मेरे पास बैठ गया और पूछने लगा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर मुझे नाश्ते के लिए पूछने लगा तो मैंने बताया कि अभी करूँगी। अचानक उसे पता नहीं क्या सूझा और उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान हो गई, उसे देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मैं संभली भी नहीं थी कि उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। उसकी इस हरकत से मैं शॉक्ड हो गई थी और मुझे शर्म भी आ रही थी। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई और वो चला गया। मौसी की बेटी मेरे लिए नाश्ता लेकर के आई थी। मैंने शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ विवेक चला गया। मैंने अभी नाश्ता किया ही था कि मेरी सास आई और बोली कि पूनम, ये नथ पहन लो, पूजा करनी है। मैंने नथ पहन ली। उन्होंने मेरा घूंघट निकाला और बाहर ले गई। मुझे पूजा वाली जगह पर बैठा दिया गया। मैंने महसूस किया कि विवेक वहाँ पहले से बैठा हुआ है। ये कुल देवी की ओर से पितरों की पूजा थी। हम दोनों ने पंडित जी के बताए अनुसार पूजा किए। उस दिन धाम थी। धाम हिमाचल में पारंपरिक रूप से ऐसे खाने को कहते हैं जिसमें चावल, दाल और कई तरह की और बहुत सी सब्जियां होती हैं। इसे नीचे ज़मीन पर पंगत में बैठ करके खाया जाता है। नई दुल्हन को भी सभी शरीकों के साथ बैठ करके खाना खिलाया जाता है, तभी वो उस परिवार में मिलती है। खाना खा करके मुझे आराम करने को कहा गया। मुझे फिर कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद विवेक के साथ विकास और भाई आए। वो घर वापस जा रहे थे। ये सुन करके मैं भावुक हो गई और रोना शुरू कर दिया। मैं विकास के गले लग करके खूब रोई। विकास भी रो रहा था। उसने मुझे चुप करवाया और बोला कि दीदी अपना ध्यान रखना।
भाई भी मुझसे मिले और बाहर चले गए। विवेक भी विकास को लेकर के चला गया। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं नीचे बिस्तर पर बैठ गई और बैठी बैठी सो गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मैं उठ बैठी। मैंने देखा फिर से विवेक आया है। मुझे बोला कि तुम अब रोना मत और आराम करो। वो फिर मेरे पास बैठ गया और मुझे गले लगा करके फिर गाल पर किस कर दी। उसकी ये हरकत दिल में एहसास जगा रही थी। मुझे उसका किस करना अब अच्छा लग रहा था। अब तो ये उसका बार बार का हो गया था, हर आधे घंटे में आए और मुझे किस करके चला जाए। अब तो मैं भी उसका इंतजार करने लगी थी कि वो अब कब तक आता है। आपको एक बात बताना भूल गई थी कि विवेक और मेरी उम्र का 7 साल का फर्क था। वो मुझसे 7 साल बड़ा था। शाम होने वाली थी तभी विवेक, मेरी सास और उसके साथ एक औरत आई। सास बोली कि पूनम, ये भी विवेक की मौसी हैं। मैंने उनके पैर छू लिए। मेरी सास 3 बहनें थी। सबसे बड़ी मेरी सास, उससे छोटी पंजाब में दसूहा नाम की जगह है, वहाँ पर रहती थी, और तीसरी ये वाली मौसी दिल्ली में रहती थी। ये सब मेरे पास ही बैठ गए। अचानक उनकी मौसी बोली, विवेक तू तो कहता था तेरे ससुराल वाले बड़े अमीर हैं, पूनम ठेकेदार की बेटी है, दिया तो इन्होंने कुछ भी नहीं। ये बात सुन करके मेरा दिल धक करके रह गया। मैं देखना चाहती थी कि ये विवेक क्या जवाब देता है। विवेक बोला, कोई बात नहीं मौसी, दे देंगे। पूनम कौन सा भागी जा रही है। मुझे अब डर लगने लगा था। वो अखबार में पढ़ी हुई सारी खबरें याद आ गई कि कैसे दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है। मेरे दिल में जो विवेक के लिए एहसास जागे थे वो बैठ गए। सच में बहुत रोना आ रहा था। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों लड़की बन करके जन्म लिया। मेरे मम्मी जी और डैडी जी ने क्या नहीं दिया, इतने कपड़े, इतने गहने और कितना सामान, सोफा, टीवी, फ्रिज, बर्तन और भी कितना सामान। क्या उन सब की कोई कीमत नहीं है। इतनी बार करके वो सब बाहर निकल गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब मुझे दहेज के लालची लग रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। ऐसे ही सोचते सोचते रात हो गई। मुझे बाथरूम जाना था तो एक लड़की मेरे लिए खाना लेकर के आई। मैंने उसे बोला कि मुझे बाथरूम जाना है। वो मुझे लेकर के चली गई। मैं वापस कमरे में आ गई। मैंने खाने के लिए मना कर दिया कि मन नहीं है। मुझे मम्मी जी और डैडी जी की बहुत याद आ रही थी। बहुत घबराहट हो रही थी। काम करने वाली आंटी जी मेरे पास आई और बोली कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि कितनी सूजी डालनी है। मैंने कढ़ाई में तेल डाला और गैस ऑन कर दी। आंटी जी ने बताया कि इतने लोगों के लिए 3 कटोरी सूजी बहुत होगी। मैंने इतनी सूजी को छान करके रख लिया और गैस की दूसरी तरफ एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया। तेल गर्म हुआ तो सूजी डाल करके भून ली और फिर पानी डाल करके 3 कटोरी चीनी डाल दी। मुझे ये तो पता था कि सूजी और चीनी बराबर मात्रा में डालते हैं। हलवा बन करके तैयार हो गया था। तभी मौसी जी आई और हलवे की खुशबू सूंघ करके खुश हो गई और बोली कि वाह पूनम, खुशबू तो बहुत अच्छी है, पक्का हलवा भी अच्छा बना होगा। मैं कुछ नहीं बोली। मौसी जी ने आंटी को कटोरी में सभी के लिए हलवा डालने को कहा और मुझे बोला कि ये हलवा थोड़ा सा चूल्हे में चढ़ा दो और मंदिर में भी चढ़ा दो। वो मेरे साथ गई और मैंने ऐसे ही किया। रसोई में आ करके मैंने वो हलवा कढ़ाई में डाल दिया। फिर कटोरी में सभी के लिए हलवा डाल दिया। कटोरी को ट्रे में रख करके और 2 कटोरी उन आंटी जी को दे दी। मौसी जी किचन के बाहर खड़ी। उन आंटी ने मेरे सिर पर हाथ फेर करके मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने अपना दुपट्टा सिर पर से ठीक किया और ट्रे ले करके बाहर आ गई। मौसी जी ने मुझे देखा और हम दोनों कमरे की तरफ चल पड़े जहां सब बैठे थे। मैंने सभी को हलवा दिया और एक तरफ खड़ी हो गई। सभी ने हलवा खाया और मेरी तारीफ की। मैं दिल से अपने जलंधर वाले मौसी जी का शुक्रिया कर रही थी, क्योंकि जितना भी मुझे खाना बनाना आता था वो सब उन्होंने ही सिखाया था। बाकी थोड़ा मुझे शौक भी था नई नई डिशेज बनाने का। मेरे ससुर जी ने मुझे 100 रुपये दिए और उनकी देखा देखी बाकी सब ने भी कुछ ना कुछ शगुन दिया।
फिर मैंने देखा कि वो उठ करके मेरे पास आया और बोला कि हलवा टेस्टी बना है। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, इतना कह करके वो बाहर चला गया। मुझे सास ने आ करके कहा कि तुम भी हलवा खा लो। मैं धीरे धीरे किचन में चली गई और वहाँ हलवा खा लिया। हलवा सच में बहुत टेस्टी बना था। मैं खुश हो गई कि मेरी पहली रसोई अच्छी बनी है। मैं फिर कमरे में चली गई क्योंकि अभी नाश्ते में समय था। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैं डर गई क्योंकि वो बेड पर लेटे हुए थे। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर आराम करूं, पर उसे ऐसे बेड पर लेटा देख करके हिम्मत ही नहीं हो रही थी आराम करने की। मैंने सोचा कि वापस किचन में ही चली जाती हूं। अभी मुड़ी ही थी कि वो फटाफट उठ करके आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इस तरह छूने से मेरे बदन में डर की एक लहर गुजर गई। मैंने उसे बड़ी ही डरी हुई नज़रों से देखा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर बैठा दिया। मैं बेड के किनारे पर बैठ गई। उसने कहा, पूनम तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला तो उसने कहा कि मैं क्या करता, तुम हो ही इतनी सुंदर, इससे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मुझे उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। क्या ऐसा होता है? क्या अपनी बीवी से कोई ऐसा व्यवहार करता है? क्या सभी पति ऐसे ही करते होंगे अपनी पत्नी के साथ? पर मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। मैं चुपचाप बैठी रही। आज सोचती हूँ कि उसे क्या मिला था मेरी फीलिंग्स के साथ खेल करके। मैं बड़ी हिम्मत करके इस शादी के लिए मानी थी और मुझे इस शादी से दर्द के अलावा क्या हासिल हुआ। पर अब ये सब सोचने का क्या फ़ायदा। मेरी मना स्थिति कोई नहीं समझ पाता। मैं बहुत ही अलग दौर से गुजर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ करके भाग जाऊं कहीं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे मेरे मम्मी जी और डैडी जी की इज्जत का भी ख्याल आ रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं इतनी सुंदर तो हूँ ही नहीं, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं मोटी तो नहीं पर सेहतमंद थी। मतलब मेरा 19 साल की उम्र में 55 केजी भार था, इसलिए मैं जीरो फिगर वाली लड़की नहीं थी। मैं फिर भी चुप ही रही। अब क्या बोलूं उसकी बात पर। ये सब बातें मुझे उसकी अच्छी सोच का प्रतीक लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि तूने सबको दिवाली की बधाई दी, मुझे नहीं दी, पर मैं तुझे तो अपने ढंग से बधाई दूंगा। फिर मुझे एकदम से गले लगा लिया। मैं उसकी बातों को और उसकी इस हरकत से शॉक्ड थी। उसने फिर मेरे गालों को किस कर दी और साइड होकर के बैठ गया। ये कैसा रिश्ता है जो मैं बेदिल से उसके साथ रह रही हूँ? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी या मायने नहीं रखती उसके लिए? जब चाहा मुझे पकड़ लिया, ज़बरदस्ती की और छोड़ दिया। ऐसा रिश्ता तो नहीं होता मियाँ बीबी का। मेरे डैडी तो मम्मी जी को कितनी केयर करते हैं। मम्मी जी को कहीं दर्द होती है तो खुद अपने हाथों से बाम लगाते हैं, पर यहाँ तो ये खुद मुझे दर्द देता है और इसे तो मेरी तकलीफ़ का एहसास भी नहीं है। तो कैसे मुझे इससे लगाव होगा? अगर ये मुझे प्यार से समझाता, थोड़ा सब्र रखता तो मैं समझ ही जाती ना, चाहे थोड़ा वक्त लगता। पर नहीं, इससे तो सब्र ही नहीं हुआ और मुझे वो जख्म दे दिया जो धीरे धीरे नासूर बन रहा है। मुझे उसकी बात का ना कोई जवाब देना था और ना ही इस कमरे में बैठने का दिल कर रहा था, पर मैं जाती भी कहाँ। मैं वहीं बेड के क्राउन पर सिर लगा करके बैठ गई और थोड़ी देर बाद ऐसे ही बैठे बैठे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं फटाफट सीधी हो करके बैठ गई। दसूहा वाली मौसी जी की बेटी थी। वो अंदर आ गई और बोली कि भाई भाभी नाश्ता तैयार है, आप खाने के लिए चलो। मैंने दुपट्टा सिर पर लिया और उनके साथ चली गई। पहले बाथरूम में फ्रेश हुई और फिर हाथ मुंह धो करके किचन में चली गई। मैंने देखा वहाँ रीना मौसी की दोनों बेटियां और दोनों काम वाली आंटी थी। मैं उनकी मदद करने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि आज दिवाली है तो आप रेस्ट करो, कल यह आंटी चली जाएंगी तो आपको ही काम करना पड़ेगा। मैंने सिर हिला दिया और साइड में बैठ गई। मैंने देखा कि आलू गोभी की सब्जी, दही और चपाती थी। मैंने रीना को बोला कि दीदी मैं भी कोई मदद करती हूँ, तो उसने मना कर दिया। रीना बेशक कॉलेज में मुझसे जूनियर थी पर उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी और अब तो वो रिश्ते में मेरी ननद भी थी, तो मुझे उसे दीदी कहना था। वैसे भी ये हमारे संस्कार हैं कि ननद चाहे छोटी हो या बड़ी उसे दीदी ही कहा जाता है। ये मौसी की दोनों बेटियों को भी दीदी ही बोल रही थी। बस एक दिल्ली वाले मौसी की बेटी को नेहा बोल रही थी। वो भी मौसी ने बोला था कि ये अभी बहुत छोटी है।
तो तुम इसका नाम ही लेना। रीना और मौसी की बेटियों ने सबको नाश्ता दे दिया और खुद किचन में आ गई और मुझे नाश्ता दे करके खुद भी खाने लगी। दोनों आंटी भी खाने लगी थी। आंटी खा करके जल्दी फ्री हो गई। मुझे बचपन से आदत थी कि मैं खाना बहुत धीरे धीरे खाती थी, मगर हॉस्टल में जा करके मेरी इस आदत में काफ़ी बदलाव आ गया था, क्योंकि मेरी रूममेट जल्दी खाना खा करके फ्री हो जाती थी और मैं बैठी रहती थी। उनकी देखा देखी मैंने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया था। नाश्ता करके रीना ने मुझे बोला कि भाभी आप अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने बोला कि दीदी कोई काम हो तो बता दो। तब वो बोली कि आज कोई काम नहीं है किचन का, काम वाली आंटी कर लेंगी, बाकी आज दिवाली है तो शाम को काम होगा, आप जाओ और आराम करो। सच कहूँ तो मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मैं कमरे में आकर के बेड पर लेट गई, क्योंकि उस कमरे में वो नहीं था। मैंने कंबल ओढ़ लिया और सो गई। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। अभी सोए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं आधी नींद में तो धीरे से आंख खोल करके देखा वो आया था। मैं फटाफट उठ करके बैठ गई। मुझे अब उससे बहुत डर लगने लगा था। वो भी बेड पर आ करके बैठ गया। मैंने सोचा कि अगर बैठना ही है तो कुर्सी पर भी बैठ जाता, तो वो तो कमरे में ही रखी है, पर नहीं, इसे बेड पर ही बैठना है। उसकी आवाज मेरे कानों को सुनाई दी। वो बोला, पूनम तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? जो होना था वो हो गया, अब तू ऐसे डरती रहेगी तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? मैं कुछ बोल तो नहीं पाई, पर सोच रही थी कि कौन सा रिश्ता, जबरदस्ती वाला? पर ये बातें मेरे दिल में ही चल रही थी, जुबान पर नहीं आई। मैंने बड़ी हिम्मत से डरते हुए कहा कि मुझे नींद आ रही है तो प्लीज मुझे सोने दो। वो बोला कि सो जाओ। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई और कंबल ले करके पीट करके सो गई। मुझे थोड़ी देर बाद ही नींद आ गई। मैं बड़ी गहरी नींद में सोई थी। अचानक उसने अपनी वही हरकतें शुरू कर दी। मेरा दिल फिर से घबराने लगा कि अब क्या करेगा। उसने मुझे किस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने एकदम से आंखें खोल करके उसे देखा। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। मैंने डरते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि तुझे दिख नहीं रहा है कि क्या कर रहा हूँ? मैं तुझे प्यार करूंगा और रोज करूंगा और तू रोक नहीं सकती, क्योंकि पति जो हूँ तेरा, और वो भी तेरे माँ बाप की पसंद का, उन्होंने ही चुना है तेरे लिए। मैं समझ गई कि अब नहीं छोड़ेगा ये मुझे, अब फिर वही तकलीफ और वही दर्द होगा। मैं इतनी मुश्किल से संभाल रही थी खुद को और ये मुझे बार बार जख्म दे रहा है। मुझे उसकी बातें सुन करके अब नफरत हो रही थी उससे और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने मुझे देखा और बोला कि अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, पर रात को तैयार रहना। मैं उसकी बातें सुन करके उसे हैरानी से देखने लगी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो फटाफट कमरे से चला गया। मैं बहुत जोर से रोने लगी थी। अपनी बदकिस्मती पर भी रोना आ रहा था। मैं आ करके बेड पर लेट गई और फिर कंबल ओढ़ करके सोने की कोशिश करने लगी। मैं अंदर से बहुत दुखी थी। अभी 11 बजे ही थे। मैंने अपने हाथ पर बंधी घड़ी को देखा। मम्मी जी ने ये घड़ी बहुत प्यार से ली थी। मुझे आदत थी, मैं रात को भी घड़ी पहन करके सोती थी। ये आदत मुझे हॉस्टल में पड़ी थी। मम्मी जी मेरे लिए खास तौर पर HMT की वाटरप्रूफ घड़ी लेकर के आए थे, जिसे मैं नहाने के समय भी नहीं खोलती थी और उसमें रेडियम लगा था, तो रात को भी आसानी से समय देख लेती थी। ऐसी ही घड़ी मम्मी जी ने शादी में दी थी। ये घड़ी उस पुरानी घड़ी से उच्च क्वालिटी की थी, मगर थी HMT की ही, तभी तो इसे भी हर वक्त पहन करके रखती थी। हॉस्टल वाली घड़ी एक लड़की मांग करके ले गई कि पेपर देते समय टाइम देखना होता है, तो अपनी घड़ी दे दो। मैंने बिना सोचे उसे घड़ी दे दी और दूसरे दिन उसने बोला कि मैंने वो घड़ी खोल करके रखी थी तो कोई उठा करके ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मम्मी जी बड़े प्यार से लाई थे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं ये सोचते सोचते ही सो गई। तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे मेरी आंख खुली। मैं फटाफट उठी और सिर पर दुपट्टा लेकर के रसोई की तरफ चली गई। मैंने देखा दोनों आंटी बाहर धूप में लेटी हुई हैं। मैं धीरे से किचन का दरवाज़ा खोल करके अंदर चली गई। मैंने देखा सारा खाना तैयार हो गया है। मैं किचन में ही चौकी के ऊपर बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि दोनों आंटी किचन में आ गई। मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई और हाथ मुंह धो करके वापस किचन में आ गई। मैंने देखा कि किचन में दिल्ली वाले मौसी
रीना और मेरी सास खड़े हैं। मैं एक तरफ खड़ी हो गई। मेरी सास बोल रही थी, आज खाना बाहर आंगन में ही खाएंगे क्योंकि ठंड है तो धूप में अच्छा लगेगा। मैं उनकी मदद करने के लिए आगे आई तो मना कर दिया कि आज से नहीं, कल से काम करना। मैं फिर पीछे हो गई और एक तरफ खड़ी हो गई। दोनों आंटी रीना और बड़ी मौसी की बेटियों ने मिलजुल करके सारा खाना बाहर रख दिया और मुझे भी बाहर आने को बोला गया तो मैं भी बाहर चली गई। तभी नेहा का ध्यान मेरी तरफ गया, दिल्ली वाले मौसी की बेटी जो थी, और बोल उठी कि भाभी आपके ओंठ पर चोट कैसे लगी है, आपने दवाई लगाई कि नहीं। मेरे लिए स्थिति बहुत ही अजीब थी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। गनीमत ये थी कि उस वक्त कोई आदमी नहीं था, वो अभी बाहर नहीं आए थे। तभी दिल्ली वाले मौसी बोल पड़े कि नेहा खाते समय बातें नहीं करते हैं, चुपचाप खाना खाओ। मैंने दिल्ली वाले मौसी को देखा तो उन्होंने मुझे किचन में जाने का इशारा किया तो मैं चली गई। मैंने सुना कि सभी आदमी बाहर आ गए हैं। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही थी। अगर उस समय बाहर सभी आदमी होते तब तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाना था। ये बोल दिल्ली वाले मौसी जी ने बात संभाल ली। मैं किचन में चौकी पर बैठ गई। दोनों आंटी मुझे ध्यान से देख रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अच्छा किया था जो मौसी जी ने मुझे किचन में भेज दिया, वरना बाहर तो मेरा शर्म से बुरा हाल हो जाना था। आंटी जी ने मुझे खाना दिया। मैं चुपचाप खाने लगी। मुझे ओंठ पर बहुत जलन हो रही थी। मैं साथ साथ पानी भी पिए जा रही थी ताकि जलन कम हो जाए। मैंने थोड़ा ही खाना खाया और उठ गई। आंटी जी बोली कि बेटा इतना थोड़ा खाना क्यों खाया। पहले तो कोई जवाब नहीं सूझा। फिर मैंने कहा कि आंटी जी सुबह 3 चपाती खाई थी तो अब भूख नहीं है। आंटी जी चुप हो गई। मैंने बर्तन उठाए और नल के नीचे रख दिया। मैं उनको साफ करने के लिए साबुन ले ही रही थी कि आंटी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि बोली, नहीं बेटा आप बर्तन मत साफ करो, ये हम कर लेंगे। आप अपने कमरे में जाओ और शाम को दिवाली है तो अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि नहीं आंटी जी अभी नहीं जाना है, अभी इधर ही बैठूंगी आपके पास और बाकी सब बाहर ही बैठे हैं। जब वो खाना खा लेंगे तो उठ जाऊंगी। तब आंटी जी कुछ नहीं बोली। मैंने देखा कि आंटी जी बार बार मुझे देख रही हैं तो मैंने पूछ ही लिया कि आंटी जी क्या हुआ, आप बार बार मुझे क्यों देख रही हो। तब आंटी जी बोली कि बेटा पूछना तो नहीं चाहिए पर आपके ओंठ को क्या हुआ, बहुत सूज गया है। मैं आंटी जी की बात सुन करके कुछ बोल नहीं पाई। कुछ भी सूझ नहीं रहा था क्या जवाब दूं। तभी आंटी जी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताना है तो मत बताओ, पर तुम्हें ऐसे देख करके अच्छा नहीं लगा तब पूछ लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी, मैंने देखा कि रीना वगैरह जूठे बर्तन उठा करके ला रही हैं तो मैं उनकी मदद करने के लिए उठी, मगर मुझसे पहले दूसरी आंटी जी ने वो बर्तन पकड़ लिए और मुझे इशारा किया रहने दो। मैं थोड़ी देर बाद कमरे में आ गई। मैंने देख लिया था कि बाकी सब आंगन में ही गप्पे मार रहे हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं दरवाजे की सिटकिनी लगा करके सो जाऊं, पर ये नहीं कर सकती थी, इसलिए सिर्फ दरवाजे को बंद किया और लेट गई। अब तो मैं सोने से भी डर रही थी कि क्या पता वो कब आ जाए। मैं बैठी बैठी पुरानी यादों में चली गई और सोचने लगी कि आज मेरे ओंठ की मुझे कितनी तकलीफ है, मगर किसी ने भी एक बार नहीं पूछा। एक बार मेरी दाढ़ में दर्द थी, मैं तो पूरी रात सोई नहीं। मेरे साथ मम्मी जी और डैडी जी भी जागते रहे। डैडी जी तो बार बार कभी लौंग का तेल लगा रहे थे या फिर ब्रांडी को रुई से भिगो करके दाढ़ में लगा देते थे। बड़ी मुश्किल से सुबह दर्द ठीक हुई थी। सुबह मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि ये याद करके मुझे हंसी आ गई और एकदम से रोना भी आ गया कि डैडी जी आप कहाँ हैं, अब आपको मेरी तकलीफ महसूस क्यों नहीं हो रही है। ये सोच करके मैंने रजाई में मुंह दे दिया ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर ना सुनाई दे, पर मेरा रोना कम होने की जगह और बढ़ गया था। मैंने अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लिया और किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। मुझे मम्मी जी और डैडी जी की बहुत याद आ रही थी। दिल कर रहा था कि अभी भाग करके उनके पास चली जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। परसों भैया दूज है तो हम परसों ही जाएंगे। मैंने खुद को ठीक किया और अपना मुंह तौलिए से साफ अच्छे से किया। मैंने देखा अभी 3 बजने वाले हैं। सोचा 1 घंटे तक सो लेती हूँ।
मैं करवट लेकर के सो गई। मैं इतना रोई थी कि एकदम से नींद आ गई। मैं काफी गहरी नींद सो गई। मेरी आंख तब खुली जब दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं उठ करके बैठ गई। मैंने बोला कि जी हाँ जी अंदर आ जाओ। रीना आई थी, वो चाय लाई थी मेरे लिए। मैंने बोला कि दीदी आप क्यों लाए, मुझे बुला लेती। वो बोली कि कोई बात नहीं भाभी, आपके पास आ ही रही थी तो सोचा चाय भी ले चलती हूँ। मैंने पूछा कि क्या हुआ दीदी, कोई काम था? तब रीना बोली कि मम्मी जी ने बोला कि आप 5 बजे तक तैयार हो जाना, वो जो हमारी तरफ से सूट दिए हैं उनमें से कोई पहन लेना। मैंने बोला कि दीदी आप ही सेलेक्ट कर दो ना सूट, वही पहन लूंगी। रीना बोली कि पहले आप चाय पी लो उसके बाद सूट निकालते हैं। मैंने पूछा कि दीदी आप पी लो ये चाय, तो वो बोली कि मैं पी करके आई हूँ। मैं चाय पीने लगी। चाय पी करके हमने सूट सिलेक्ट किया। वो एक जामुनी रंग का कॉटन का सूट था जिस पर गोल्डन धागे की कढ़ाई की हुई थी। फिर मैं और रीना कमरे से बाहर आ गए। मैं बाथरूम में फ्रेश होने गई और हाथ मुंह धो करके कमरे में तैयार होने आ गई। थोड़ी देर बाद रीना भी आ गई। मैंने सूट पहन लिया था। मैं मेकअप नहीं करती थी, बस बिंदी और लिपस्टिक लगाती थी। मैं काजल भी नहीं लगाती थी, पर उस दिन रीना ने काजल लगा दिया। वो बोली आपको काजल बहुत जचता है, आप काजल लगाया करो। मैंने कहा कि दीदी मुझे काजल लगाना नहीं आता, अगर लगाने की कोशिश करती हूँ तो आँखों से बाहर निकल जाता है, इसलिए नहीं लगाती। तो वो बोली कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने बोला है कि ठीक है। मेरे जलंधर वाले मौसी जी ने मेरे लिए स्पेशल गोल्डन कलर का परांदा बनवाया था। रीना ने मुझे वो लगा दिया और जैसे ही लास्ट में पहुंची तो मेरे आधे से ज़्यादा बाल परांदे से बाहर थे। मेरे बाल बहुत लंबे थे, कमर से भी नीचे तक, और रीना ने वो परांदा चोटी के शुरू से ही लगा दिया था, इसलिए उसने दोबारा चोटी बनाई और परांदा आधे से भी बाद में लगाया। मैं तैयार हो गई थी। मैंने उसके बाद चेरी कलर की बेरी पहनी। रीना ने मुझे गहने पहनाए और मैंने दुपट्टा सिर पर लिया और बाहर आ गई। मेरी सास बोली कि पूनम थोड़ी देर में हम पूजा करेंगे, तब तक तुम और रीना दियों में बाती डाल दो और फिर तेल डाल करके तैयार कर लो। मैंने और रीना ने दिए तैयार कर दिए। फिर हम सब ने पूजा की। फिर हम बच्चे छत पर चले गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो भी तैयार हो करके छत पर आ गया। मैं रीना के साथ साथ ही चल रही थी। मैं छत पर एक तरफ खड़ी होकर के देख रही थी। अचानक मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैं डर ही गई। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं हाथ छुड़ाने लगी क्योंकि वहाँ सभी थे, मेरे दोनों देवर, रीना मौसी की दोनों बेटियां नेहा और उसका भाई, पर उसने हाथ छोड़ने की जगह और जोर से पकड़ लिया। मुझे उसकी इस हरकत से बहुत शर्म आ रही थी। मैंने उससे मिन्नतें की, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता, सब देख लेंगे। तब जा कर के उसने छोड़ा। मैंने शुक्र मनाया फिर तो मैं उसके करीब भी ना जाऊं और रीना के साथ साथ ही रहूं। थोड़ी देर बाद नीचे से मेरी सास ने आवाज़ मारी कि पहले खाना खा लो फिर पटाखे जलाना। हम सब नीचे आ गए। मैंने तो रीना को छोड़ा ही नहीं। वो मेरे पास आ रहा था पर मैं दूर हो जाती थी। नीचे आकर के हम सब ने खाना खाया और फिर पटाखे नीचे आंगन में ही जलाए। मैंने देखा कि 10 बजने वाले हैं। अब सभी थक गए थे। मेरी सास ने कहा कि अब सब आराम करो क्योंकि सुबह बड़ी मौसी वगैरह ने वापस अपने घर चले जाना था। मेरा दिल अब घबराने लगा था क्योंकि अब मरती या जीती कमरे में तो जाना ही पड़ना था। मैं पहले बाथरूम में फ्रेश होने गई और फिर धीरे धीरे कमरे की तरफ चली गई। मैं दरवाजे के पास रुक गई। सच कहूँ मेरा कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, डर लग रहा था, पर फिर भी जाना तो पड़ना ही था। मैं अंदर चली गई। मैंने देखा कमरे में कोई नहीं है। मैं खुश हो गई। मैंने कुंडी लगाई और फटाफट कपड़े बदल लिए और कुंडी खोल करके सो गई। मैंने आंखें बंद की हुई थी पर जाग रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। मैंने करवट ली हुई थी तो कोई बता नहीं सकता था कि मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ। उसने भी कपड़े चेंज किए होंगे क्योंकि अलमारी खुलने की आवाज़ आई थी। फिर वो बेड पर लेट गया और लेटते ही उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मुझे आवाज़ मारी। मेरी तो सांस ही रुक गई पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप लेटा रहा, फिर मेरे करीब आ गया और मेरी कमर पर उसने अपना हाथ रख दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, दिल कर रहा था उसका हाथ हटा दूं, मगर ऐसा करती तो उसे पता चल जाता कि मैं जाग रही हूँ। फिर उसने एकदम झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बोला कि मुझे पता है कि तू जाग रही है, इसलिए अपनी आंखें खोल दे वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तेरी आंख तो पक्का खुल जाएगी। मैंने घबरा करके एकदम से अपनी आंखें खोल दी।
मैं उसकी तरफ ही देख रही थी और वो मुझे उसने फिर मेरे ओंठों को देख करके बोला कि अरे ये तेरा ओंठ तो बहुत सूज गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसकी सूजन कम कर देता हूँ। मैंने सोचा कि वो कोई क्रीम लगाएगा जिससे मेरी सूजन कम हो जाएगी, पर शायद उसे मुझे दर्द में देख करके मजा आता था। उसने मेरे निचले ओंठ को अपने हाथों से दबाया। मैं दर्द से तड़प उठी। मैंने अपने हाथों से उसे धक्का भी दिया, पर वो सिर्फ जरा सा हिला पर हटा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इतना दर्द हो रहा था। मेरे रोने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो हर तरीके से मुझे दर्द दे रहा था। मेरे दर्द अभी ठीक नहीं हुई थी और उसने दोबारा से वो सब कर लिया। उसने 24 घंटे में 3 बार मेरे साथ जबरदस्ती की थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। काश मेरी इससे शादी ना हुई होती, तब मुझे हाथ लगा करके दिखाता। मैंने इसके हाथ ही तोड़ देने थे, पर अब मैं कितनी मजबूर थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वो मेरे साथ सब करता रहा और मैं रोती रही। काफ़ी देर बाद वो फ्री हुआ और साइड में जा कर के सो गया। मुझे अब पता चल गया कि मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मैं कितनी देर ऐसे ही लेटी रही। मुझे बाथरूम जाना था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आधे घंटे बाद मैं बाथरूम चली गई। मैंने देखा बाकी सब अभी बातें कर रहे हैं। मैं बाथरूम जा करके कमरे में वापस आ गई और बेड पर लेट गई। रजाई लेकर के करवट लेकर के सो गई। वो तो सो भी गया था और खर्राटे मार रहा था और मेरी नींद गायब थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और दर्द के कारण रोना भी बहुत आ रहा था, मगर मेरे इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी और ना ही मेरे दिल की किसी को कदर थी कि मुझे भी तकलीफ होती है, मेरा भी दिल दुखता है। मेरे सारे अरमान और एहसास अब खत्म हो चुके थे। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी, अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि क्या बुरा होने वाला है। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बजने वाला था। मैंने सोचा कि सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि बड़े मौसी जी वगैरह ने वापस जाना था। मैंने करवट ली और सो गई। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। मैंने धीरे धीरे उठी और दुपट्टा ओढ़ करके बाहर आ गई। बाथरूम जा करके फ्रेश हो गई। अब तो मुझे इस चीज की आदत ही पड़ गई थी। अब मुझे इससे डर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जो चीज संभाल करके रखी थी वो तो इसने ले ही ली। ऊपर से मुझे दर्द दे रहा था वो अलग। मैं अब नहाना चाहती थी, इसलिए मैं कमरे में गई और अपने कपड़े ले करके बाहर आ गई। आदमी कितने खराब होते हैं, औरत को दर्द दे करके खुद सो जाते हैं और औरत बेचारी को उठ करके घर का सारा काम करना पड़ता है। वो बेचारी चाहे जितनी मर्जी तकलीफ में क्यों ना हो। मैं सोच रही थी कि क्या ये सब औरतों के साथ होता होगा या सिर्फ मेरी किस्मत में ही ये दर्द लिखा है। मेरी बात का जवाब देने के लिए कोई नहीं था और ना ही मैं ये सब किसी से पूछ सकती थी। मैं नहाने लगी और नहा करके कमरे में चली गई। मैंने देखा वो अभी तक सोया हुआ है। मैंने फटाफट कंघी की और तैयार होकर के बाहर आ गई। मुझे पता था कि काम करने वाली आंटी किचन में ही सोती हैं, तो मैं किचन में ही चली गई। दोनों आंटी जाग गई। मैं उनके पैरों को हाथ लगाने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैंने कहा कि आंटी जी, आप मुझसे बड़ी हो, वैसे भी कहते हैं कि बड़ों के पैर छूने से आशीर्वाद ही मिलता है। तब वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैंने बोला, आंटी जी, मैं आपकी नाश्ता बनाने में मदद करूं? आंटी बोली कि नहीं बेटा, हमने आलू कुकर में डाल दिए हैं उबलने के लिए, आटा गूंथा है, आलू के पराठे बनाने हैं। अभी 6 बजने वाले हैं तो पहले चाय बनानी है, उसके बाद पराठे। मैंने बोला कि आंटी जी, मैं चाय बना देती हूँ, इसी बहाने मुझे पता चल जाएगा कि सब कैसी चाय पीते हैं। आंटी जी ने मना किया पर मैं नहीं मानी और गैस पर टी पैन में पानी रख दिया। फिर अदरक इलायची डाल करके उबलने दिया। आंटी जी ने मुझे बताया कि ये काफ़ी स्ट्रांग चाय पीते हैं तो चाय पत्ती ज़्यादा डालना। मैंने ऐसे ही किया। फिर चीनी डाल करके दूध डाल दिया। चाय बन गई थी। मैंने कप में थोड़ी सी चाय डाली और आंटी को दी। बनाई चाय को टेस्ट करने के लिए। आंटी जी बोली कि बेटा, बहुत अच्छी चाय बनाई है। मैंने कहा कि आंटी जी, आपकी हेल्प मिली तभी इतनी अच्छी चाय बनी है। आंटी मुस्कुरा पड़ी। मैंने सभी के लिए चाय डाली और सभी को देने चली गई। मैंने कमरे में जाने से पहले दरवाजे को खटखटाया। मेरे ससुर जी की आवाज आई कि आ जाओ। मैं अंदर चली गई, सभी को चाय दी और बाद में सभी बड़ों के पैर छूने वाली आदत मैंने अपनी मामी जी से सीखी थी। वो भी सुबह उठ करके पापा जी और मम्मी जी
नाना जी और नानी जी के पैरों को हाथ लगाती थी और वो भी बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद देते थे। जब मैंने अपनी सास के पैर को हाथ लगाया तो उन्होंने फिर वही बात बोली कि राधा स्वामी बोला करो। मैंने कुछ नहीं कहा और पैर छू करके बाकियों को चाय देने लगी। अब मेरी सास ने बोला कि पूनम, विवेक को भी चाय दे देना। मैंने हाँ जी में जवाब दिया और फिर मैं किचन में आ गई। अब मैं सोच रही थी कि उसे चाय कौन देगा। मैं जाना नहीं चाहती थी। अगर आंटी को बोला तो वो सोचेंगी कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। मुझे लगा कहीं मैं आ बैल मुझे मार वाली कहावत को अपने ऊपर ना आजमा लूं। फिर मैंने बड़ी हिम्मत की और उसे चाय देने चली गई। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और लाइट ऑन की। उसे आवाज़ लगाई कि चाय पी लो। वो उठा नहीं तो मैंने चाय को साइड में रखा और उसे हिलाया। मेरे हिलाने पर वो उठ गया। मैंने कहा कि चाय पी लो। वो उठ करके बैठ गया और मैंने उसे चाय का कप पकड़ा दिया। वो चाय पी रहा था और मुझे देखे जा रहा था। मुझे अजीब लग रहा था। जब उसने चाय पी ली और कप ट्रे में रख दिया, मैं ट्रे उठाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पूनम बैठो। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा अब पता नहीं क्या करेगा। उसने मुझे खींचा और बेड पर बैठा दिया। मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी और सिर झुका करके बैठ गई। उसने कहा कि तू मुझसे दूर क्यों भागती है? मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, तू इतनी सुंदर है, तभी तो तेरे साथ वो सब करता हूँ। तुझे देख करके मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। ये सब कह करके उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं शॉक्ड हो करके उसे देख रही थी। मुझे लगा कि अब ये फिर मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, पर उसने थोड़ी देर बाद मुझे छोड़ दिया। मेरा मुंह लाल हो गया था। मैं संभालती और ट्रे लेकर के फटाफट चली गई। मेरे ओंठ में फिर से दर्द शुरू हो गया था। दिल कर रहा था इन ओंठों को काट करके कहीं फेंक दूं। मैंने बाहर आ करके अपने दुपट्टे को फूंक मारी और उसे अपने ओंठों पर लगाया। ऐसा मैंने 4-5 बार किया, तब जा करके मुझे थोड़ी चैन आई। मैं किचन में आ गई। आंटी जी आलू छील रही थी। मैं भी चौकी पर बैठ करके उनकी मदद करने लगी। दूसरी आंटी जी बर्तन साफ कर रही थी। बातों बातों में आंटी जी ने बताया कि वो आज दोपहर तक चली जाएंगी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। मुझे उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक वही तो थी जो मेरे साथ इतने प्यार से बात कर रही थी। आंटी जी बोली कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, ध्यान रखना अपना। उनकी बातें सुन करके मेरा दिल भर गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर हो रहा हो। आंटी जी बोले हम दोपहर की दाल बना जाएंगे, आप बस चावल बना लेना। मैंने सिर हिला करके हाँ जी में जवाब दिया। तभी किचन में बड़ी मौसी आई और बोली कि हमने 8 बजे तक निकलना होगा, इसलिए आप हमारे लिए 7 बजे तक नाश्ता तैयार कर देना। हमने खाने भी हैं और पराठे लेकर के भी जाने हैं। आंटी जी ने हाँ जी कहा और पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ रहम कर, ये जिंदगी थोड़ा संवर जाने दे, तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। गुलजार साहब की लिखी यह पंक्तियां मुझे अपनी जिंदगी से मेल खाती हुई लग रही थी। मौसी जी ये बोल करके चली गई और आंटी जी ने फटाफट पराठे में भरने के लिए आलू तैयार कर लिया। मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी मैं आपकी मदद करूं? तब आंटी जी बोली कि बेटा आप ना एक डिब्बी में आम का अचार डाल दो। उन्होंने मुझे डिब्बी और आम का अचार दिया। मैंने स्पून से अचार निकाल करके डिब्बी में डाल दिया। आंटी जी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए। एक आंटी जी पराठे बेल रही थी और दूसरी आंटी जी उन्हें तावे पर पका रही थी। मैंने देखा कि 10-12 पराठे बन गए हैं तो मौसी जी वगैरह के लिए प्लेट लगाने लगी ताकि वो समय से ब्रेकफास्ट कर सकें। आंटी जी ने बोला कि वो डोंगे में दही है तो मैंने कटोरी में दही भी डाल दिया। मैंने एक जग में पानी डाला और 4 गिलास लिए और लेकर के चली गई। मौसी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो मौसी जी ने दरवाजा खोला और बोली कि पूनम तुम? मैंने कहा मौसी जी नाश्ता ले आई हूँ। वो बोली कि ले आओ। मैंने पानी का जग और गिलास वहीं टेबल पर रखे और नाश्ता लेने चली गई। मैंने एक प्लेट में पराठे और एक प्लेट में 4 कटोरी में दही रखा। बाकी 3 प्लेट में पराठे वाली प्लेट के नीचे रखी और चली गई। मैंने मौसी जी से पूछा कि कितने पराठे पैक करने हैं तो वो बोले कि 12 पराठे और साथ में कोई अचार डाल देना। मैंने कहा कि मौसी जी आम का अचार डिब्बी में डाल दिया है और अब पराठे पैक कर देती हूँ। मैं उनके लिए 10 पराठे ले आई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि अब पराठे मत लाना। मैं किचन में आ करके उनके लिए पराठे पैक करने लगी। अभी 8 पराठे ही बने थे। मैंने देखा तो सोचा कि अभी समय है तो उतनी देर में बाथरूम जा आती हूँ।
मैं जैसे ही सीट पर बैठी मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे से अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा था। मैं पेट पकड़ करके उठी और हाथ मुंह धो करके किचन में आ गई। मैंने कहा, आंटी जी आप चाय पियोगी? तो उन्होंने हामी भरी। मैं बहुत कम चाय पीती थी, ज़्यादातर दूध ही पीते थे, मगर यहाँ मजबूरी में चाय पी रही थी। मैंने दोनों आंटी और अपने लिए इलायची डाल करके चाय बनाई। चाय पी करके मुझे दर्द में थोड़ा आराम सा महसूस हुआ। मैंने देखा बाकी पराठे बन गए हैं तो उन्हें भी पैक कर दिया। मैंने मौसी जी के लिए पराठे एक बैग में अच्छे से पैक कर दिए और जूठे बर्तन लेने मौसी जी के कमरे की तरफ चली गई। मैंने मौसी जी को वो बैग पकड़ा दिया और वहां से जूठे बर्तन ले करके आ गई। आंटी जी बोले कि हम ऐसे करते हैं कि जितने आलू बचे हुए हैं इनके पराठे बना करके रख लेते हैं, बाद में और आलू उबाल लेते हैं और आटा भी गूंथ लेते हैं। उतनी देर तक बेटा आप आराम कर लेना, वैसे भी 8 बजे तक ये चले जाएंगे। मैंने घड़ी में देखा तो 7:50 होने वाले हैं। मैं बाहर आ गई और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर में सब बाहर आ गए और ये और इसका छोटा भाई मौसी जी वगैरह को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे थे। मैं सोचने लगी कि चलो थोड़ी देर तक सो लूंगी बिना किसी डर के। बस स्टैंड घर से 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन टैक्सी के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन से फ़ोन करके टैक्सी मंगवा ली थी। मौसी जी वगैरह जाने लगे तो मैंने मौसा जी के पैर को हाथ लगाया और दोनों दीदी के गले लगी। मौसी जी ने मुझे 100 रुपये सगुन में दिए। थोड़ी देर में सब चले गए। मैं किचन में आंटी जी के पास आ गई। उन्होंने आलू उबाल दिए थे और आटा भी गूंथ लिया था। मैंने आंटी जी के साथ आलू छील दिए और आंटी जी ने पराठे का मसाला तैयार कर लिया। फिर मुझे बोला कि बेटा आप कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। मैं पहले बाथरूम जा कर के फ्रेश हुई और कमरे में आ कर के सो गई। मैंने देखा अभी 8:30 ही हुए हैं। मैंने सोचा 10 बजे तक उठ जाऊंगी। फिर मैं आंखें बंद करके लेट गई। मुझे थोड़ी देर में ही नींद आ गई क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी और थक भी गई थी। मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी में समय देखा तो 9:30 बजने वाले थे। मैं उठ गई, कंबल तह किया और दुपट्टा सिर पर ले करके बाहर आ गई। मैं बाथरूम जा करके फ्रेश हुई और हाथ मुंह धो करके किचन में आ गई। मैंने देखा आंटी जी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। मैं एक तरफ चौकी पर बैठ गई। मैंने जब देखा 8-9 पराठे बन गए हैं तो मैंने जग में पानी भरा और 6 गिलास ले करके अपनी सास के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया तो रीना बाहर निकली। मैंने बोला, दीदी मम्मी जी से पूछना था कि नाश्ता ले आऊं? रीना ने वहीं से आवाज दे करके पूछ लिया, मम्मी भाभी पूछ रही हैं कि नाश्ता ले आऊं? मैंने हाँ कहा तो मैंने जग और गिलास अंदर आ करके टेबल पर रखे और नाश्ता लेने चली गई। मैंने 6 प्लेट ली और 6 कटोरी में ही दही डाला और 1 प्लेट में पराठे रख करके ले गई। मैंने देखा कि दिल्ली वाले मौसी जी वगैरह भी उठ गए हैं क्योंकि उनके कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने अपनी सास वगैरह को नाश्ता दिया और जाते जाते मौसी जी से नाश्ते को पूछ लिया तो उन्होंने भी हाँ कर दी। मैंने देखा कि अभी पराठे पूरे नहीं बने हैं। उतनी देर में मैंने दही डाल दिया कटोरी में और गिलास और जग में पानी डाल दिया। मैं जग और गिलास लेकर के मौसी जी के कमरे में रखने चली गई तो मौसी जी बोली कि अभी तक नेहा और लक्ष्य सोए हैं, इसलिए मैं और आपके मौसा जी ब्रेकफास्ट करेंगे, बच्चे जब उठेंगे तब खा लेंगे। मैंने हाँ जी कहा और किचन में उनके लिए नाश्ता लेने चली गई। मैंने उनके लिए 2 प्लेट ली और 2 कटोरी दही लिया। फिर 1 प्लेट में 8 पराठा डाले और ले गई। मौसी जी ने दोनों प्लेट में 2-2 पराठे ही डाले और कहा कि हम अब कुछ नहीं लेंगे। मैंने बाकी बचे हुए पराठे की प्लेट उठाई और अपनी सास के कमरे की तरफ चली गई। उन्होंने भी मना किया और नहीं लेंगे। मेरी सास ने कहा कि पूनम, विवेक और राकेश, विवेक से छोटा भाई, के लिए 4-4 पराठे बना करके रख लेना और तू भी नाश्ता कर लेना क्योंकि विवेक को आने में टाइम लगेगा। मैंने हाँ जी कहा और किचन में आ गई। मैंने वो 4 पराठे आंटी जी को दे दिए और बोला कि आंटी जी उधर किसी ने भी पराठे नहीं लेने, इतने पराठे तो बन ही गए हैं कि हम तीनों नाश्ता कर सकते हैं। उन्होंने हामी भरी। मैंने कहा कि पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, बाकी के पराठे हम बाद में बना लेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। एक आंटी जी बोले कि मैं पहले उधर से जूठे बर्तन उठा करके ले आती हूँ। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ क्योंकि बर्तन ज्यादा हैं। हम दोनों बर्तन लेकर के आ गए। इधर आंटी जी ने 3 प्लेट में पराठे और दही रख दिया था और पानी भी रख दिया था। हमने जूठे बर्तन रखे और हाथ धो करके नाश्ता खाना शुरू कर दिया। मुझे आलू के पराठे बचपन से बहुत पसंद है। आंटी जी ने पराठे में पुदीना, हरी मिर्च और प्याज भी काट रखा था। पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी पराठे को जैसे ही खाया
मेरे ओंठ पर बहुत जलन हुई, मेरे मुंह से सिसकियां सी निकली। आंटी जी ने एकदम से पूछा कि क्या हुआ बेटा। मैंने कहा आंटी जी मुझे ओंठ पर बहुत जलन हो रही है, अब कैसे खाऊं। आंटी जी ने बोला कि बेटा मुंह थोड़ा ज्यादा खोल करके खाओ और पराठे के छोटे छोटे कौर ले करके खाओ। मैंने ऐसे ही किया और स्वाद स्वाद में 3 पराठे खा लिए। पराठे बहुत टेस्टी बने थे। मैंने अपनी प्लेट धोने को रखी और फिर चौकी पर बैठ गई। आंटी जी बोली कि बेटा ऐसा करते हैं, हम दाल अभी बना लेते हैं, चावल भी साफ कर लेंगे, आटा गूंथ लेंगे रात के लिए और सब्जी भी बना देंगे रात के लिए। अब हम दोपहर के खाने के बाद ही जाएंगे। उनकी बात सुन करके मैं खुश हो गई। उनके होने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। मैंने कहा आंटी जी मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। तो वो बोली कि बेटा तुम प्याज काट दो और लहसुन छील लो। मैंने कहा कि ठीक है आंटी जी। फिर मैंने प्याज और लहसुन छील दिया। फिर आंटी जी ने बोला कि अब आप जाओ, अब हम बाकी पराठे बना लेते हैं। उनकी बात सुन करके मैं कमरे में आ गई और सोचा कि अपने मैले कपड़े धो लेती हूँ। फिर याद आया कि अभी तो बड़े मौसी जी गए हैं, अब फिर कभी धो लूंगी। मैं फिर बेड पर कंबल लेकर के सो गई। नींद आ रही थी तो सोचें दिमाग पर हावी हो गई। मैंने सोचा कि हमारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत ढंग से हुई थी। जब पंकज हॉस्पिटल में दाखिल था तो गार्ड मौसा जी ने रिश्ते की बात की और 2 दिन बाद पंकज हमें छोड़ करके चला गया। उसके बाद जब मेरा शगुन लेकर के चले गए, जैसे ही सब घर से निकले उससे 30 मिनट बाद ही जर्मनी वाली मौसी जी के देवर गाड़ी लेकर के पहुंच गए। मौसी जी के ससुर की डेथ हो गई थी। फिर मम्मी जी जल्दी से एक बैग में मौसी जी के सूट डाले और उनको दे दिया। उन्होंने रास्ते में ही मौसी जी को रोक लिया। मौसी जी ने किसी सुनसान जगह पर कपड़े बदले और उनके साथ उधर से ही अपने ससुराल चली गई। ये सब लक्षण हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं थे। आज सोचती हूँ तो लगता है भगवान ने हमें इशारे किए थे मगर हम समझ नहीं पाए। ये सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सच कहूँ ये जो मैं टुकड़ों टुकड़ों में सो रही थी इससे मुझे मेरे दर्द में काफ़ी आराम मिल रहा था। मुझे इतनी गहरी नींद आई कि समय का पता ही नहीं चला। मेरी आंखें एकदम से तब खुली जब कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं झट से उठ करके बैठ गई। मैंने देखा ये वापस आ गया है। मैं फटाफट बेड से नीचे उतर गई और कंबल तह करके बाहर जाने लगी। इसने कहा कि पूनम 1 मिनट रुको। मैंने कहा कि मैं आपके लिए पानी और नाश्ता लाती हूँ। वो बोला कि मैंने पानी पी लिया है और नाश्ता मैं बाहर धूप में ही करूँगा, पर तुम रुको। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। वो खुद बेड पर बैठ गया और मुझे भी बैठने को कहा। तब मैं बोली कि मैं यहीं ठीक हूँ। तब वो उठ करके मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ करके मुझे बेड पर बैठा दिया। सच कहूँ मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था। मुझ में और दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि तुम डरो मत, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी राहत मिली। वो बोला कि तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो। मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए नाश्ता गर्म करती हूँ, आप बाहर आ जाओ। और उसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर के मैंने लंबी सांस ली क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ये क्या करेगा। अब उसने मेरा हाथ पकड़ करके बेड पर बैठाया था। मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में जा करके मैंने देखा कि रीना प्लेट में पराठे डाल रही है। उसने 2 प्लेट तैयार की हुई। मैंने कहा दीदी मैं नाश्ता देती हूँ, आप पानी और गिलास ले जाओ। रीना ने बोला कि ठीक है, तो वो गिलास और पानी ले गई। मैंने प्लेट में 2-2 पराठे डाले और ले गई। मैंने देखा दोनों भाई बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हैं। मैंने दोनों को नाश्ता दे दिया। मैं वापस किचन में आ गई। मैंने देखा एक आंटी चावल साफ कर रही हैं और दूसरी आंटी जी दाल साफ कर रही थी। मैंने एक प्लेट में 4 पराठे डाले और ले गई। एक कटोरी में दही भी डाल दिया था। उन दोनों भाइयों ने 2-2 पराठे लिए और थोड़ा थोड़ा दही भी लिया। मैं वापस किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद मैं बर्तन लेने गई तो देखा ये अभी खा रहे थे। मैं एक तरफ खड़ी हो गई। इसने जैसे ही नाश्ता खत्म किया मैंने प्लेट उठाई और किचन में चली गई। मैं किचन में चौकी पर बैठ गई और आंटी जी से बात करने लगी। वो मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लग गई। मैंने उनको बताया कि हम 2 भाई बहन हैं और मैं बड़ी हूँ। आंटी जी ने बोला कि बेटा आपकी शादी जल्दी क्यों कर दी। तब मैं कोई जवाब ना दे पाई। क्या कहती। मैंने कहा कि आंटी जी ये रिश्ता मेरे मौसा जी ने करवाया है तो कुछ सोच करके ही किया होगा। वैसे मैं अभी BA 3य वर्ष में पढ़ती हूँ और साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हूँ। आंटी जी बहुत हैरान हुई कि अगर आप पढ़ते थे तब शादी क्यों की, पढ़ने देते आपको। मैंने कहा कि अब भी मैं पढ़ लूँगी।
मम्मी जी और डैडी जी, सास और ससुर ने कहा कि शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। आंटी जी बोली कि तब तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो इतने प्यार से बात कर रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा ही होता है कई बार, जब हम पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं तो उन्हें मिल करके बहुत प्यारी और पॉजिटिव अनुभूति होती है। ऐसा ही मुझे दोनों आंटी से मिल करके हो रहा था। मुझे आंटी जी ने अपने बारे में भी बताया। वो दोनों पास के गांव से थी और दोनों सगी देवरानी जेठानी थी। दोनों में बहनों जैसा प्यार था। मैंने उनसे कहा कि आंटी जी आप दोनों बहुत अच्छी हैं, आपसे मिल करके बेगानेपन का एहसास नहीं होता। आप मुझे मेरे परिवार के सदस्य जैसे लगती हैं। मैं उनसे बातें करते हुए बहुत भावुक हो गई थी। मुझे पता था कि आज इन्होंने अपने घर चले जाना है। सच कहूँ मैं नहीं चाहती थी कि वो जाएं, क्योंकि जब वो चली जाएंगी तब मैं किससे इतनी बातें करूंगी। मगर उनकी भी मजबूरी थी। वो इस घर के सदस्य नहीं थे, उन्होंने अपने घर तो जाना ही था। दोनों आंटी जी भी भावुक हो गई। वो बोले कि इतने हमने घरों में काम किया है मगर आज तक किसी ने भी इतने प्यार से बात नहीं की। सब हमें काम वाली समझ करके ट्रीट करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं और मासूम हो, हमेशा खुश रहना। फिर आंटी जी बोली कि कोई भी हमारे पास नहीं बैठना पसंद करता, मगर आप ना सिर्फ हमारे पास बैठते हो बल्कि बार बार काम के लिए भी पूछते हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि ये मेरी बचपन की आदत है। जब भी घर में कोई समारोह होता है तो रिश्तेदारों के पास बैठने की जगह किचन में ज़्यादा रहती थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि जो भी अंकल या आंटी किचन में काम कर रहे हैं मैं उनकी मदद कर दूं। वो मदद चाहे खाना सर्व करने की हो या पानी और चाय देने की हो, मुझे उनकी मदद करना अच्छा लगता था और ये आदत आज भी मुझ में है। मैं बार बार किचन के चक्कर लगाती हूँ। जो भी किचन में काम करते हैं उन्हें बार बार खाने को पूछ लेती हूँ। मैं उनको साफ और स्पष्ट कह देती हूँ कि मुझे बार बार बोलना याद नहीं रहेगा, तो आप हमें भी खिलाओ और खुद भी बिना पूछे खा लो ना। वो हामी भर देते। जब वो जाते हैं तो मेरी इतनी कोशिश होती है कि उनको अपनी हैसियत के हिसाब से दे करके विदा करूं। सोचती हूं कि ये कौन सा हमारे पास बार बार आएंगे। इस बार ये आए हैं, अगली बार पता नहीं कौन होगा। ये बातें सोच ही रही थी कि आंटी जी बोली कि बेटा समय क्या हुआ है। मैंने घड़ी में देखा तो 1 बजने वाला था और मैंने आंटी जी को बता दिया। उन्होंने कहा कि दाल तैयार है, अब मैं चावल बना लेती हूँ और अगर किसी ने चपाती खानी हो तो हमने वो भी बना ली है। जब पराठे बनाए थे मैंने कहा आंटी जी मैं कुछ करूँ। आंटी जी बोले कि नहीं बेटा सब तैयार है, हमने पुदीने की चटनी भी बना ली है और सलाद भी काट दिया है। आप ऐसा करो थोड़ी देर आराम कर लो कमरे में जा करके, फिर 2 बजे आना है। आपसे बात करके हमें भी अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे में आ गई। मैंने देखा कमरे में कोई नहीं है। मैंने कंबल लिया और लेट गई। अभी लेटे हुए 20 मिनट ही हुए होंगे कि वो अंदर आ गया। मैंने देखा और लेटी रही। मुझ में अब उठने की हिम्मत भी नहीं थी, या ऐसे कहें उठना ही नहीं चाहती थी। वो भी आ करके बेड पर लेट गया। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आंखें बंद करके लेट गई। पर हाय मेरी किस्मत इतनी अच्छे थोड़े थी कि मुझे चैन से सोने दें। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आ गया। मैंने आगे को खिसकी तो वो और आगे को खिसक आया। अब अगर मैं और आगे होती तो बेड से नीचे गिर जाती। अब मैं ऐसे ही लेटी रही। वो पता नहीं कैसा इंसान था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। पता नहीं वो मुझे इतना तंग क्यों कर रहा था। क्या मुझसे कोई दुश्मनी थी उसकी जो मुझे इतना तकलीफ दे रहा था। मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उसने मुझे अपनी तरफ पलटा और बोला कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या तुम किसी और को याद कर रही हो। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है और आप हर टाइम ऐसी बातें क्यों करते हो। वो मुझे बोला तुम खुद कभी किसी चीज़ के लिए पहल क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने इतना ही कहा था कि उसने फिर से मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मुझे दर्द हो रहा था बहुत, मेरे आंखों में आंसू बहने लगे, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था मेरे आंसुओं का। मैंने उसे झटके से पीछे किया और फटाफट बेड से उतर गई। मैंने कहा लंच का समय होने वाला है और मैं
किचन में जा रही हूँ। मैंने दुपट्टा उठाया और भाग गई। वो आवाज़ लगाता ही रह गया पर मैं रुकी नहीं। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं कमरे में आई ही क्यों, वहीं बाहर या किचन में बैठी रहती। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, मेरा ओंठ फिर दर्द कर रहा था। मैं बाथरूम में गई और हाथ मुंह धो करके और फ्रेश हो करके किचन में आ गई। थोड़ी देर बाद रीना भी किचन में आ गई। वो बर्तन निकालने लगी तो मैं भी उसकी हेल्प करने लगी। लंच सभी ने आंगन में आकर के करना था तो हम दोनों बर्तन रखने चले गए। वापस आकर के हम दोनों खाना भी रख आए। सब ने खाना खाया। फिर मैंने और रीना ने जूठे बर्तन सिंक में रखे और आंटी जी को भी खाने को बोला। आंटी जी ने रात के लिए सब्जी भी बना दी और आटा भी गूंथ लिया था। आंटी जी ने खाना खाया और उन्होंने बर्तन साफ कर लिए। जैसे जैसे उनके जाने का टाइम करीब आ रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 5 बजे के करीब उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। मैंने किचन में ही उनके पैर को हाथ लगाया और मैंने कहा कि आंटी जी मुझे आपकी बहुत याद आएगी। उन दोनों आंटी ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। मैंने अपने पर्स से 100 रुपये निकाल करके उनके लिए अपने पास रख लिए थे। मैंने उस समय दोनों को 100 रुपये दे दिए। वो मना करती रही पर फिर भी मैंने उनके सामान में पैसे डाल दिए। मेरी सास ने भी उन्हें पैसे, कपड़े और मिठाई दी। 6 बजे वो चली गई। मैं किचन में आ करके बहुत रोई। मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा था और उनकी याद आ रही थी। अच्छे से रोने के बाद मैंने हिम्मत रखी और रसोई का बचा काम करने लगी। मैंने अपनी सास से चाय के लिए पूछा तो उन्होंने बनाने को कहा। मैंने चाय बनाई और सभी को दी। बाद में चाय के बर्तन साफ करके अपनी सास के पास चली गई। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी जी चपाती कितने बजे बनाऊं, तो वो बोली कि 8:30 बजे के करीब। मैंने देखा कि वो उधर ही बैठा है तो मैं कमरे में आ गई। मैंने अपने कपड़े सेट किए क्योंकि अगले दिन भैया दूज थी तो हमने मम्मी जी के पास जाना था। काम करते करते 7:15 हो गए। मैंने दुपट्टा सिर पर लिया और फ्रेश होने के बाद किचन में आकर के चपाती बनाने लग गई। थोड़ी देर बाद रीना आई और उसने सबको खाना दे दिया। सभी के खाने के बाद रीना ने और मैंने खाना खाया। बाद में मैंने बर्तन साफ किए और कमरे में आ गई। कहते हैं कि बिटिया पापा की परियां होती हैं। मैं भी तो डैडी जी की परी थी, उनकी लाडली थी, उनकी प्यारी बेटी थी। तो क्या शादी होते ही ये सब बदल गया? क्या अब मैं मम्मी जी की छमक छल्लो नहीं रही? क्या अब मेरा उन पर से कोई रिश्ता नहीं है? वो भी तो दिन थे जब मेरा दिल उनसे जुड़ा था। जब भी उनकी याद में मैं रोती थी या बीमार होती थी, मम्मी जी और डैडी जी में से कोई एक शाम तक मेरे पास हॉस्टल में होता था। और एक आज का दिन है, मैं उन्हें याद करके इतना रोती हूँ और इतनी तकलीफ़ में हूँ, दर्द से तड़पती हूँ और हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मम्मी जी को महसूस नहीं हो रहा है क्या? क्यों नहीं वो मेरे पास आ रहे हैं जब मैं उन्हें पुकार रही हूँ? उन्हें अब मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा है? मेरी तड़पन उन्हें महसूस क्यों नहीं हो रही है? मेरी चीख उन्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? क्या अब मैं डैडी जी की परी नहीं रही? क्या अब मैं उनकी लाडली और प्यारी बेटी नहीं रही? ये सोच सोच करके मैं बहुत घबराती हूँ। फिर ऐसी बातों को सोच करके जी को जलाती हूँ। मैंने कमरे में आ करके देखा कि कमरे में कोई नहीं है। मैंने सोचा कि पहले बैग में ज़रूरी सामान डाल लेती हूँ जो कल लेकर के जाना है। मैंने बैग निकाल करके उसमें सामान डाल लिया और फटाफट कपड़े बदल करके बेड पर लेट गई। मैं थक गई थी और मुझे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। मैं तकरीबन 1 घंटा बहुत ही गहरी नींद सोई कि अचानक मेरी आंख खुल गई। पता ही नहीं चला कि मुझे मेरी आंख क्यों खुल गई थी। मैंने सोचा कि बाथरूम जा आती हूँ और आ कर के सोती हूँ। मैंने दुपट्टा लिया और बाथरूम चली गई। मैंने देखा कि सभी जाग रहे हैं। बेशक दरवाज़ा बंद था मगर उनकी बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं वापस जा कर के फ्रेश हुई और वापस अपने कमरे में आ कर के बेड पर लेट गई मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में फिर वही सोच आने लगी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे मम्मी जी और डैडी जी की बहुत याद आ रही थी। मैं अपने ध्यान में इतना खोई थी कि मुझे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने का भी पता नहीं चला। मेरा ध्यान तब टूटा जब अलमारी खुलने की आवाज़ आई। एकदम से देखा वो अलमारी में से कुछ निकाल रहा था। मैंने करवट बदली और आंखें बंद करके सोने का उपक्रम करने लगी। मैं अब चाह रही थी कि मुझे जल्दी से नींद आ जाए पर साथ ही डर भी लगने लगा कि अब तो ये कुछ भी नहीं करेगा ना मेरे साथ। सच कहूँ
वो इतना चालाक था कि उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि मैं जाग रही हूँ। उसने अलमारी बंद की। मैंने महसूस किया कि वो बेड पर लेट गया। अब मैं सांस भी धीरे धीरे ले रही थी ताकि उसे पता न चल जाए कि मैं जाग रही हूँ, पर उसे मेरे जागने और सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मेरे करीब आया और मेरे साथ लग करके लेट गया। अब तो मेरी सांस ही रुक गई थी। अब उसने धीरे से अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ऐसी ही लेटी रही, मगर मेरा दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। वो मुझे दर्द दे रहा था और मैं सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं अपनी सास के पास आ गई। सभी उधर बैठे थे। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी और कुछ तो नहीं चाहिए डैडी जी और मौसी जी को। उन्होंने बोला कि ऐसा करो, दोनों के लिए अलग अलग डिब्बी में आम का अचार पैक कर दो। सफ़र में आम का अचार अच्छा लगता है। उन्होंने रीना को आवाज़ दी ताकि वो मेरे साथ जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि डिब्बियाँ कहाँ रखी हुई हैं। रीना मेरे साथ किचन में आ गई और उसने मुझे छोटी छोटी 2 डिब्बियाँ अलमारी से निकाल करके दी। मैंने उनमें आम का अचार डाल दिया और पॉलीथीन के लिफाफे में पैक कर दिया ताकि अचार का तेल किसी और चीज़ को ख़राब ना कर दे। मैं वो अचार लेकर के बाहर जा रही थी कि मैंने देखा वो किचन में आ रहा है। मैं दरवाजे के एक साइड खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा और बोला कि मुझे नाश्ता दो। मैंने कहा कि आप मम्मी जी के कमरे में चलो, मैं नाश्ता लेकर के आई। रीना के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया होगा। मैंने रीना को बोला कि दीदी आप ये अचार ले जाओ, मैं नाश्ता लेकर के आती हूँ। रीना अचार की डिब्बी लेकर के चली गई। मैंने सब्जी गर्म की और प्लेट में उसके लिए नाश्ता डाल दिया। चाय नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा कि उसे पूछ करके चाय बनाऊंगी। मैंने पानी का ग्लास और नाश्ते की प्लेट ली और अपनी सास के कमरे की तरफ चली गई। मैंने उसे नाश्ता दिया और चाय के लिए पूछा तो वो बोला कि नाश्ता करने दो, उसके बाद चाय बना देना। मैं किचन की तरफ चली गई। फिर मैंने लो फ्लेम पर चाय का पानी रख दिया और चाय बनाने लगी। मैंने देखा 5 मिनट हो गए हैं तो मैंने उबलते पानी में चाय पत्ती और इलायची पहले ही डाल दी थी। फिर दूध भी डाल दिया। उबाल आने पर कप में चाय ले करके चली गई। मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि उसने नाश्ता कर लिया था। मैंने उसे चाय का कप पकड़ाया और नाश्ते वाली प्लेट ले ली। मैं वो प्लेट ले करके किचन में आ गई और साफ करके अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने बिस्तर से रजाई उठाई और चादर झाड़ दी। फिर मैं वापस सास के कमरे की तरफ चली गई। मैंने घड़ी में समय देखा तो 11 बजने वाले थे। 11:30 बजे तक सभी ने चले जाने था। मैं एक साइड खड़ी हो गई थी। कभी कभी सोचती हूँ मुझे वो अपने घर का सदस्य मानने भी थे या नहीं। मैं खड़ी रहती थी और मुझे कोई भी बैठने को नहीं बोलता था। ऐसा लगता था जैसे मुझे सिर्फ काम करने के लिए ही लाया गया हो। मैं कितनी देर ऐसे ही खड़ी रही। सब अब धीरे धीरे सामान बाहर निकालने लगे। विवेक और उसका छोटा भाई और एक काम करने वाला आदमी भी जा रहा था। एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे ससुर और विवेक का छोटा भाई ही काम करते थे। उनका अपना होलसेल का काम था। विवेक को कितने काम करवाए मगर उसकी बुरी आदतों के कारण सब काम बंद हो गए। ऐसा ही कल विवेक से जो छोटा भाई था उसका था। वो भी पूरा ऐब से भरा हुआ था। एक सबसे छोटा भाई ठीक था जो अपने डैडी जी के साथ काम करता था। सभी अब घर से बाहर आ गए। मैंने सभी बड़ों के पैर को हाथ लगाया और मेरे सबसे छोटे देवर और मौसी के बेटे ने मेरे पैरों को। नेहा मेरे पास आई और मेरे से चिपक गई और रोने लगी। उससे मिल करके मेरे भी आंसू आ गए। मैंने उसे समझाया कि रो ना, गर्मी की छुट्टियां में फिर आ जाना। फिर वो सब चले गए। मैं उदास हो गई थी क्योंकि नेहा रोए जा रही थी और बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना है, भाभी के पास रहना है। उसे उनके पापा ने उठाया हुआ था। आपको बताया था ना कि वो एक पैर से अपंग थी। घर सूना सूना लग रहा था। बेशक मैं उनके पास नहीं बैठती थी मगर घर में चहल पहल तो थी ही। किसी ना किसी के बोलने की आवाज़ तो आती रहती थी। रीना और मेरी सास अपने कमरे में जाने लगी और मुझे बोला कि तुम भी थोड़ा देर आराम कर लो। मैं भी अपने कमरे में आकर के लेट गई। सच कहूँ तो आज बहुत थक गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना काम नहीं किया था जितना आज किया था, पर ये सोच करके सब्र कर लेती थी कि मेरा घर है तो काम करना कोई
और थोड़े आएगा, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर की बहू जो हूँ। मैंने घड़ी में समय देखा तो 12 बजने वाले थे। मैंने करवट ली और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं तकरीबन 1 घंटा बड़ी गहरी नींद में सोई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा 1:20 होने वाले थे। मैं उठी, बिस्तर ठीक किया और दुपट्टा ओढ़ करके बाहर आई। सबसे पहले बाथरूम जा करके फ्रेश हुई, फिर हाथ मुंह धो करके अपनी सास के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा बंद था तो मैंने दरवाजे को खटखटाया। मेरी सास ने अंदर आने को बोला। मुझे लंच बनाने की चिंता थी तो मैंने पूछा कि मम्मी जी दोपहर को खाने में क्या बनाऊं? तब वो बोली कि हम 5 जने ही हैं, ऐसे करो मटर वाले चावल लो। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि मटर वाले चावल मुझे बचपन से बहुत पसंद थे और आज भी हैं। मटर वाले चावल हों और उसके सामने आप 10 डिशेज रख दो तो मैं मटर वाले चावल ही खाना पसंद करूंगी। मैंने हाँ जी कहा और वो बोली कि ऐसा करो, दही होगा फ्रिज में, उसका रायता बना लो। उन्होंने रीना को मेरे साथ जाने को कहा पर मैंने मना कर दिया कि दीदी को रेस्ट करने दो, चावल ही तो बनाने हैं, मैं बना दूंगी। ये कह करके मैं किचन में आ गई। मैंने पहले मटर छील लिए, फिर चावल भिगो करके प्याज अदरक लहसुन काट लिया। मैं चावल कढ़ाई में बनाती थी इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि रीना मेरे साथ किचन में आए। मैं सोचती थी कि अगर रीना कुकर में बनाने लग पड़ेगी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगी। कढ़ाई में चावल बनाना मैंने जलंधर वाली मौसी जी से सीखा था। सबसे खास बात यह थी कि डैडी जी मुझे किचन में काम करने नहीं देते थे जब तक गैस नहीं आ गई थी। पहले मिट्टी के तेल वाले स्टोव होते थे। अगर मेरा कभी दिल करता कि मैं मम्मी जी और डैडी जी के लिए चाय बनाऊं तो डैडी जी मना कर देते कि मेरी बेटी को जलाना है क्या, अगर उसका हाथ जल गया तो। ये बात सुन करके मम्मी जी बोले कि अपनी बेटी की बड़ी चिंता है। मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? मुझे तो कभी मना नहीं किया काम करने से। मम्मी जी की बात सुन करके डैडी जी हंस पड़े। मुझे भी हंसी आई ये बात सुन करके। मैंने कहा मेरे डैडी जी हैं, मेरी ही फिक्र करेंगे ना। तब मम्मी जी भी हंस पड़ी। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी जब हमारे गांव में गैस आई और हमारा दूसरा घर था जिसमें गैस आई थी क्योंकि हमारे घर के पास ही एक कोठी थी जिसमें स्वर्गीय श्री मेहर चंद्र महाजन जो भारत के तीसरे न्यायाधीश थे और DAB संस्था के आगे भी उनका नाम लगता था। उनके सुपुत्र श्री DK महाजन जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे वो रहते थे। हमारे गांव की शान उन्हीं से थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है मगर हमारे गांव में आज भी उनका नाम चलता है। सबसे पहले गैस उनके घर में आई, उसके बाद हमारे घर में। टेलीविजन भी सबसे पहले उनके घर में आया, उसके बाद हमारे घर में। मुझे याद है उस समय पल्ला वाला टेलीविजन होता था। डैडी जी अमृतसर से वेस्टर्न कंपनी का टेलीविजन लाए थे लेकिन उसे टेलीविजन को लगाने के लिए कारीगर पठानकोट से आया था। हम तीनों भाई बहन बहुत खुश थे। टेलीविजन का एंटीना बाहर पीपल के पेड़ के ऊपर लगाया गया था ताकि सिग्नल अच्छे से आए। जब टेलीविजन लग रहा था तो सारा गांव हमारे घर पर इकट्ठा हो गया था। टेलीविजन चलने पर मम्मी जी ने सब लोगों को मिठाई दी। उस समय हमारे लिए टेलीविजन किसी अजूबे से कम नहीं था। मुझे याद है कि एक फिल्म 2 दिन आती थी शाम को, शनिवार और रविवार। लोग पहले ही आकर के बैठ जाते थे और हम घर वालों को बाहर बैठना पड़ता था। ये प्रेम था लोगों के बीच। आज ये सब कहीं खो गया है। परिवार के सदस्य भी मतलब के लिए बात करते हैं। ये बातें सोचते सोचते मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा रखी थी और चावल बनाने लगी। 2 बजने वाले थे। मैंने फटाफट हाथ चलाना शुरू किया। 2:30 बजे तक चावल पक गए। इतनी देर में मैंने रायता बना लिया था। खाने की प्लेट, गिलास, चम्मच, कटोरी सब निकाल करके शेल्फ के ऊपर रख दिया था। उसके बाद मैं किचन से बाहर आई और अपनी सास से खाने के लिए पूछने चली गई। वो बोली कि अभी थोड़ी देर में विवेक वगैरह आने वाले हैं। विवेक को लैंडलाइन पर फोन आया था, तब साथ में ही खाएंगे। मैंने कहा कि मैं तब तक धूप में बैठ जाता, आप आराम करो। ये बोल करके मैं बाहर आ गई और किचन के पीछे चारपाई पर बैठ गई। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 3 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।